साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ प्लस पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। आर ओ के लिए तो हर टेस्ट सीरीज़ में लगभग 10 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, जानते ही हैं। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें 10 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे और बाकी करंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हर टेस्ट में 35-35 प्रश्न इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज 106 से लेके 140 तक के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा ये आज 28वां टेस्ट है। 27 टेस्ट हो चुके हैं 35-35 प्रश्नों के। कुछ में 40 प्रश्न शामिल किए गए थे, कुछ में 45 प्रश्न शामिल किए गए थे। आज के टेस्ट सीरीज में 35 प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं और इसके अलावा हमारी और भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे कि पीसीएस के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, वो जाके देख सकते हैं। विज़न आईएएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी जाके देख सकते हैं। और बाकी और चीज़ें आ गई हैं चैनल पे, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 प्रश्न आज के रीजनिंग के हैं। शुरू में सबके मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर भी मैं सब के आंसर अच्छे से समझा देता हूँ। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स रहेंगे, वो भी अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला है, -100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो -100 को जो है विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी? तो 1 होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 20 होगी, 25 होंगी। ठीक है, फिर 50 होंगी, फिर 100 होंगी। ठीक, अब बात आती है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो इनकी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो संख्याओं का योग बराबर होता है 1 + 2 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100। इन सबको योग मिलाएंगे तो वो आंसर निकलेगा 217। 217। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो यह संख्या होगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? तो माना कि x 3/8 प्लस x इंटू 2/7 बराबर कितना हो जाएगा? 370। शुरू से देखते हैं। ठीक है, x इंटू 3/8, ये x है। अच्छा, x ऐसे लिखते हैं जिससे जो है कन्फर्म रहे, प्लस x इंटू 2/7, ये 2 है, बराबर 370। 370 है। ठीक है, तो अब संख्या क्या होगी? तो 3x/8 प्लस 2x/7 बराबर 370। अब क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21, x बटे 8 दून 16, x बराबर 370 बराबर 370। अब क्या हो जाएगा? दोनों को वो कर लिया जाएगा। 37x बराबर 370 इंटू 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 560। ठीक है, तो 560 किसमें ऑप्शन है? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान कितना है? तो x का मान क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार 5, 10, 15, 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है, तो क्या हो जाएगा? 5 + 10 + 15 + x बटे 4 बराबर 20। तो 30 + x बराबर 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 80 - 30 बराबर 50। क्या ऑप्शन में 50 है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी में 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है तो संख्या क्या होगी?
तो 20% से 20 अधिक है, तो हो जाएगा इसका सॉल्व x 20/100 प्लस 20 बराबर x। ठीक है, तो x बाई 5 प्लस 20 बराबर x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बटे 5 बराबर 20, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, फिर x बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100, तो x बराबर 25 आंसर, ऑप्शन बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो 300 हिंदी वाले हैं। ठीक है, 300 हिंदी वाले हैं, हिंदी। 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 120 क्या हो जाएंगे, इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 300 प्लस 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 माइनस 420, दोनों जोड़ लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो प्रश्न चिन्ह के बराबर स्थान पे क्या आएगा, तो D+2। ठीक है, डी के बाद 2 जोड़ेंगे उसमें, तो एफ आएगा, D+2 एफ। ठीक है, फिर आई प्लस एफ के बाद जो है F+3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आएगा। आई में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आई में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। फिर एम में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ आर आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन आर आएगा। ठीक, एक एक अंक ज़्यादा जोड़ते गए हैं तो आर होगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी दिया गया है 4, 9, 25 क्वेश्चन मार्क 121, 169, 289 में लुप्त संख्या है, तो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा, देखिए सब दिया है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर जो है, देखिए ऐसे दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है 4, 3 का स्क्वायर दिया है 9, फिर 5 का स्क्वायर दिया है 25, 11 का स्क्वायर दिया है 121, फिर 13 का स्क्वायर दिया है 169, फिर 17 का स्क्वायर दिया है 289। ठीक है, तो बीच में 25 के बाद कौन सा लुप्त है, तो वो है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और सी में जो है ये जो 81 दिया हुआ है यहाँ पे होगा 120, हाँ 81 होगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी है, लुप्त संख्या 81 होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बी की आयु ए की दुगनी किंतु एफ से आधी है, सी की आयु का आधा है किंतु डी से दुगना बड़ा है, कौन से दो लोग अधिकतम एवं न्यूनतम आयु वाले हैं, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त से जो है ए की आयु बी की आयु ए की दुगनी किंतु एफ से छोटी आधी है, तो एफ क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, है ना, पहली शर्त किससे, बी से, और ये हो जाएगा डी से, किन बी से,
और ए की दुगनी है, ठीक है। तो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा एफ, पहली शर्त है। दूसरा है ए बड़ी है, सी उससे छोटा है, डी उससे छोटा है, ठीक है। तो अब इस तरह क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो एफ सबसे बड़ा हो गया, बी उससे छोटा, ए उससे छोटा, सी उससे छोटा और डी उससे छोटा, ठीक है। तो एफ अधिकतम है और डी न्यूनतम है, एफ अधिकतम और डी न्यूनतम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए और जी का क्या रिश्ता है। देखो ऐसे कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न को हमेशा ऐसे करना चाहिए, पहले भाई को जो है मिला लेना चाहिए। तो ए क्या है, बी का भाई है, ये भाई है, ठीक है। बी की पत्नी है सी, तो पति पत्नी का जब ट्री हम बनाते हैं तो वो सिमिलर रखते हैं और फैमिली का ट्री ऐसे ही बनता है। तो ये बी की पत्नी है, ये पत्नी है, ठीक है, सी। अब बी का एक पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, डी है। ये पुत्र को हमेशा ट्री जब बनाते हैं फैमिली ट्री तो नीचे रखते हैं। और डी की एक बहन है, तो डी की बहन कौन है, जी है। डी की बहन यहाँ रख देते हैं, बहन जी, ठीक। अब ए की एक बेटी है, ए की बेटी ए की बेटी कौन है, ए की बेटी है ई, और ई का एक भाई है जिसका नाम है एफ, ये भाई है। तो आप पूछा है ए और जी का क्या संबंध है ना। तो ए जो होगा वो जी का चाचा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल चाचा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। जी बी की पुत्री है और ए बी का भाई है, तो भाई की पुत्री भतीजी होगी, सीधी बात है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया गया है इस पे संख्या क्या होगी, ठीक है, ये हमको जानना है। पहले वाले में 5 4 6 0 दिया हुआ है, दूसरे में 7 8 6 4 1 दिया हुआ है, तो तीसरे वाले में क्या होगा। तो देखिए ऐसे दिया है, 5 + 6 1 में -4 + 7, ठीक है। ये सामने सामने जो है इस तरह इसने जो है प्लस और माइनस किया है, तो दोनों का क्या आएगा, 11 - 11 बराबर 0। अब 7 + 6 -8 + 4 कितना हो जाएगा, 13, फिर -12 बराबर 1। अब 11 + 5 सामने सामने -6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन 7। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के प्रश्नों को इस तरह सॉल्व करनेंगे तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे रीजनिंग के प्रश्न। अब आगे जो है हमारे करंट अफेयर्स के सवाल देख लेते हैं। प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवारी स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, इम्पोर्टेंट है। तो यह है मुख्तार अब्बास नकवी, यह है केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा, जल संरक्षण में मदद करेगा बल्कि आसपास राज्यों के लोगों के लिए आकर्षक भी बनेगा। रामपुर के गांवों का इस सरोवर बन जाने से भूजल स्तर भी सुधरेगा, सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि भी होगी। तो ये है पटवाई कहाँ, रामपुर में, ये भी याद रखना जरूरी है, उत्तर प्रदेश का सवाल है तो याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी SCO RATS की बैठक कहाँ आयोजित की गई।
तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 16 से 19 मई तक नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना SCO-RATS की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब भारत SCO-RATS की कार्यकारी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है। इसकी बैठक की मेजबानी भारत करेगा और इसमें 3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की भी भागीदारी होगी। SCO-RATS क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए समन्वय केंद्र है। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह 2001 में अस्तित्व में आया। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE की DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। ठीक है। फिर बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक और संबद्ध क्षेत्रों में विदेशी रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है। इसके अलावा ये केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेज़बानी करेंगे जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग संगठन जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो ये राशि दी गई है 8 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 8 लाख अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की गई है। ठीक है। इस प्रयास के तहत संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से वर्ष 2018 में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच बढ़ाना है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसके सदस्य देश 193 हैं और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? पहला है, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। ठीक है, पहला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो केरल नहीं, केरल की जगह क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु होगा। मिड डे मील एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? ठीक है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है। तो ये है चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। उन्हें पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी दिमाग ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है। ठीक है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष से या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को यह बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, अनुवांशिकीय रूप से नसों का कमज़ोर होना, संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्कीय क्षति या ट्यूमर की समस्या होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो पहला हमारा सही है। फिर दूसरा है, विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार कर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो दूसरा भी हमारा सही है।
तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो विश्व खाद्य आपूर्ति में योगदान देने वाले किसी भी क्षेत्र जैसे पशु और मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पोषण एवं ग्रामीण विकास आदि को मान्यता देता है। पुरस्कार विजेता को $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर के नगद पुरस्कार के अलावा प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइन साउल बस द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है। इसे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 80 से अधिक कंपनियां, व्यक्ति आदि दानकर्ताओं के रूप में शामिल हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन अमेरिका के डेस मोइनेस में स्थित है। वैश्विक कृषि में अपने काम के लिए वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने विश्व खाद्य पुरस्कार की कल्पना की थी। ठीक है, इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार यानी जनरल फूड कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। जो फैक्ट मैं बताता हूँ वो भी याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कोपेनहेगन, डेनमार्क में। ठीक है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। नार्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने, उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की। उन्होंने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा विविधीकरण, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता पर महत्वाकांक्षी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा नार्डिक देश उत्तर यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। पहला भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था। नार्डिक देशों के साथ भारत का व्यापार $5 बिलियन से अधिक है। ठीक है, नार्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मंडला, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मंडला, मध्य प्रदेश में 5वें आदि महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं गूगल को। ठीक है, इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल करियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को होती है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है। संस्थापक इसके रहे हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। वर्तमान में इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से 31 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025-26 कब 2025 से 26 में पूरा करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक, और दूसरा है, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया?
तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था गतिशक्ति संचार पोर्टल को। ठीक है, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने एवं आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने हेतु अनुमोदन को तेज और विकेंद्रीकृत करने हेतु लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए विकसित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच एक गलियारों के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही जारी रहती है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट बूंदी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। राजस्थान के अन्य 3 टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर सारिस्का टाइगर रिजर्व अलवर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ये रुचि जो है दिखाई गई है स्वीडन द्वारा। किसने? स्वीडन ने। फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच फिनलैंड की सरकार ने 15 मई को नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम घोषणा कर दिया। स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने इसे कुछ घंटों बाद नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। नाटो का सदस्य होने से इन राष्ट्रों को अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मूल और स्थायी उद्देश्य राजनैतिक एवं सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला है, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन गांधी नगर गुजरात में किया गया। पहला गलत है। क्यों? क्योंकि बिहार के पूर्णिया जिले में। ठीक है, कहाँ? गांधीनगर गुजरात में नहीं है, बल्कि बिहार के पूर्णिया जिले में। ठीक है, पूर्णिया जिले में देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो कि मोटे अनाज से संचालित है। दूसरा है, वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, तो केवल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं मालदीव के साथ। ठीक है, भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए। इस बैठक के दौरान 2 समझौते ज्ञापन प्रस्तावित किए गए। पहला, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग है। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए
पोषण पखवाड़ा 2022 यानी न्यूट्रिशन फोर्टनाइट 2022 का आयोजन किया। तो ये किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया। इस पखवाड़ा का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय स्वस्थ बच्चे की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण करना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंचा है। बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। यह भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि 3 मई 2022 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इसका 20वां संस्करण है। 180 देशों में भारत 150वें स्थान पे है। पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्वीडन था। भारत 2022 में 180 देशों में 142वें से 8 पायदान गिरकर 150वें स्थान पे आ गया। भारत 2016 के सूचकांक में 133वें पर था। इसके बाद से उसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। रैंकिंग में गिरावट के पीछे कारण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया का वृद्धि होना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से रिपोर्ट्स विद सेंस फ्रंटियर यानी RSF या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार यह सूचकांक देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? तो ये रही है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। कौन सी रही है? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रही है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम का यह दूसरा संस्करण था। बेंगलुरु में 24 अप्रैल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की शुरुआत हुई थी। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की चैंपियन बनी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी, कौन सा मिशन? मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 47 मिलियन डॉलर, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिसमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवाओं की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO से हट गया है? तो कौन सा हट गया है? रूस हट गया है। ठीक है, यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है। ठीक है, UNWTO ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी है। रूस का निलंबन तुरंत प्रभावी हो गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। ठीक है,
तो UNWTO पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है ताकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन के सामाजिक आर्थिक योगदान को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की घोषणा की है? तो ये जो है घोषणा की है दिसंबर 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, यह योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में ऋण देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। यह योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। उस समय छोटे व्यापार पर महामारी और संबंधित स्थितियों का दबाव रहा, जिसके कारण पैदा होने वाले हालात बेहतर नहीं हो सके थे। इसलिए योजना का प्रस्तावित विस्तार जरूरी हो गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया सुखोई 30। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विमान से लॉन्च योजना के अनुसार हुआ। फिर मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा को मूल 290 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। यह पहली बार है जब सुखोई 30 MKI विमान से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को लॉन्च किया गया। इस परीक्षण के साथ भारतीय वायुसेना ने बहुत लंबी दूरी पर भूमि या समुद्र के लक्ष्य के खिलाफ सुखोई 30 MKI विमान से सटीक हमले करने की क्षमता हासिल कर ली है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यकाल संभाले। ठीक है, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई 2022 को रिटायर हो गए। ठीक है, जो मतलब वर्तमान में तो राजीव कुमार है, उसके पहले थे सुशील चंद्रा, जो कि 14 मई 2022 को रिटायर हो गए। तो 15 मई को जो है इनको नियुक्ति हुई। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ठीक है, ये 1984 बैच के IAS ऑफिसर है। ठीक है, राजीव कुमार 1984 बैच के IAS है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। लिखा है, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है रनिल विक्रमसिंघे। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। विक्रमसिंघे पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री बने। इस बीच राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 17 मई 2022 को संसद में चर्चा हुई। ठीक है, श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। 9 अप्रैल से पूरे देश में हजारों प्रदर्शनकारी सरकार में विरोध प्रदर्शन करते रहे। साथ साथ सरकार के पास महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के पास धन नहीं होने के कारण ये प्रदर्शन हुए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे थे। देश में ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी होने के कारण ये जो है प्रदर्शन हुए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 35 प्रश्न। आज हमने जो है देखें रीजनिंग के सवाल, साथ साथ जो है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, 29वें टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।